नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से सम्मन भेजा गया है। अब उनसे इस मामले में 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। बता दें कि राहुल गांधी से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिसे लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इसके लिए उन्होंने ईडी से 4 हफ्ते का समय लिया था। कांग्रेस नेता को 1 जून की शाम को हल्का बुखार हुआ था, जिसके बाद टेस्ट में पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। ईडी ने 1 जून को सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार 18 जून को अपने जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए तलब किया था। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय जानना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। गौरतलब है कि यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सामने लेकर आए थे, जिन्होंने गांधी परिवार पर पार्टी के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने साल 1938 में स्थापित किया था। इसे मूल रूप से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की ओर से प्रकाशित किया गया था। साल 2008 में इसे चलाया नहीं जा सका और फिर ये बंद हो गया था। इसके बाद 2010 में नेशनल हेराल्ड को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में टेक ओवर कर लिया था। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% शेयर है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में कांग्रेस नेताओं पर YYL की ओर से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल आयकर अधिनियम के तहत कोई भी राजनीतिक संगठन किसी तीसरे पक्ष के साथ वित्तीय लेन देन नहीं कर सकता है। की पेशी के बाद कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल अब सोनिया गांधी को भी ईडी के सामने पेश होना है। अब ऐसे में कांग्रेस को 21 जुलाई को ये तय करना होगा कि जिस तेवर से राहुल गांधी की पेशी ईडी के सामने हुई है, क्या उसी तेवर से सोनिया गांधी की पेशी भी ईडी के सामने होगी, या कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटेजी आगे की है, कैसे वो विरोध जताएंगे। क्या फिर से सभी नेता और दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे? क्या फिर से कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आएंगे। क्या रत्नेश जी अब कांग्रेस का क्या तेवर रहेगा? जिस तरह राहुल गांधी की पेशी हुई थी उसी तरह पेशी होगी सोनिया गांधी की, या इस बार उतना विरोध होगा या नहीं होगा? क्या तेवर है, जरा बताइए। देखिए, अपने नेताओं के साथ एकजुट और आक्रामक तरीके से उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। हम राहुल जी के साथ भी खड़े थे और सोनिया जी के साथ भी खड़े रहेंगे। रही बात इस ईडी के सामने पेश होने की, तो राहुल गांधी जी इतने दिन गए, क्या ईडी ने उनको गिरफ्तार किया? क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य ही नहीं है। सोनिया जी भी जाएंगी और वो भी उसी तरह उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और वापस आएंगे। ये बस केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे शीर्ष दोनों नेताओं को ईडी के थ्रू परेशान करवा रही है, सीबीआई के जरिए परेशान करवा रही है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। इससे केवल वही लोग डरते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है,
जिनको बस केवल राजनीतिक सत्ता की भूख है और वो बस केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इस देश के साथ खड़ा है, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा है, इस देश के युवा के साथ खड़ा है, इस देश के किसान के साथ खड़ा है, उसको सीबीआई और ईडी से कोई डर नहीं है। ठीक है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो मेरे ऊपर सीबीआई ईडी छोड़ के देख ले। एक अदना सा कार्यकर्ता नहीं झुकेगा सीबीआई और ईडी के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये डर की राजनीति कर रही है, डराने की राजनीति कर रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम राहुल जी के साथ भी खड़े थे और वैसे ही हम सोनिया जी के साथ भी खड़े रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप देख रहे हैं ना कांग्रेस कार्यकर्ता कितने तेवर में हैं। कांग्रेस का ये चरित्र कोई आज का नहीं है और कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और न्यायपालिका के प्रति यही रवैया हमेशा से रहा है। जो कांग्रेस आज इस तरह के आचरण की बात कर रही है, इसके पूर्व में जब इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमे चले थे तो रायबरेली की अदालतों में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता संजय गांधी के नेतृत्व में यही करते थे। अदालतों में यहाँ तक कि अंदर घुस करके हो कर देते थे, अदालतें बंद हो जाती थी, न्यायिक कार्य बाधित हो जाता था। ये वो कांग्रेसी जो न्यायिक कार्य को बाधित करने के लिए इमरजेंसी के दौरान से जाने जाते हैं। तो इनके साथ दिक्कत ये है कि इस बार भारत की सत्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में और इस तरह का आचरण अब भारतवर्ष में बर्दाश्त नहीं है। जो भी न्यायपालिका को संवैधानिक संस्थाओं के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कड़ाई से निपटने का काम सरकार करेगी। पूर्व में जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया तो तमाम कांग्रेसियों ने हाय तौबा किया, जलते टायर फेंके। जब कार्यालय में पुलिस दूसरा से उनकी विधवा विलास भी इनके देखे गए, हिसाब कार्यालय में पुलिस आ रही है। तो ये सब सारी चीजें कांग्रेसी राहुल गांधी को जब ईडी के सामने बुलाया गया तो कर चुके हैं। अब इनको दिक्कत है कि सोनिया गांधी उस बार तो बच गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होकर के कोविड के नाम पे, इस बार ईडी ने फिर संबंध दे दिया। तो जो कांग्रेसियों के प्रवृत्त है, ये गांधी परिवार को भारत के संविधान और कानून के ऊपर मानते हैं। खुद गांधी परिवार भी ऐसा मानता, मैं ये नहीं करना कि केवल यही कांग्रेसी उनको मानते हैं। तो चंद्रशेखर जी, ये सब अब होने वाला नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, जिन भी राजनीतिक नेताओं के ऊपर ईडी की या किसी सीबीआई की जांच हुई है, उन लोगों ने ईमानदारी से जांचों का सामना किया है। उसमें स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने जांच का सामना किया, अमित शाह जी ने किया है और भी लोगों ने किया। जो लोग बेदाग से बेदाग होकर निकले, जो लोग उसमें बेदाग नहीं तो उनको चार्जशीट भी होना पड़ा। इसमें लालू यादव भी एक उदाहरण है। अरे मैं आऊँगा, देखिए रत्नेश जी बड़ा इत्मीनान से मैं आऊँगा, आपका पूरा मौका मिलेगा आपको हर एक सवाल को, हर एक जवाब को। एक बार क्रम पूरा होने दीजिए। चंद्रशेखर जी, कहने का अभिप्राय है कि देखिए नेशनल हेराल्ड में के मामले में आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी के आवेदन पे अदालत ने इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। ये अदालत से दोनों माँ बेटा जमानत पे हैं, अदालत के दहलीज में खड़े हैं। अब उसी में अगर उसी दर्द के विषय को लेकर के ईडी भी कुछ पूछताछ करने के लिए बुला रही तो शहर को जाकर के उसका जवाब दे आना चाहिए। अगर कोई विधिक समस्या है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ईडी क्यों बुला रहा है, ना बुलाए। तो ऐसे में जो उसका पालन करने के बजाय जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे करके राजनीतिक प्राणवायु की लालसा से ये किया जा रहा है, ये सफल नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। विवेक जी अब आऊँगा मैं। विवेक जी मैं आऊँगा आपके पास। कहिए रत्नेश जी, जल्दी से कहिए, फिर एक बार क्रम पूरा करना चाहता हूँ मैं फिर जी। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने बहुत सलीके से कहा कि ये हमारे चरित्र में है। तो हाँ, हमारे चरित्र में है कि अपने नेताओं के साथ खड़े रहना।
अपने नेता को अकेले छोड़ देना हमारे चरित्र में नहीं है। अपने नेता को संकट की स्थिति में पार्टी से बर्खास्त कर देना हमारे चरित्र में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं, और अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा गुण है तो उनसे अच्छा कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आऊंगा। अरे भाई रत्नेश जी सुन लीजिए, रत्नेश जी एक बार क्रम पूरा होने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार रुकिए थोड़ा सा। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए अदालत में जब लालकृष्ण आडवाणी से पूछा जाता है कि आपका नाम बताइए, तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि उनसे ही नाम पूछा जा रहा है, और फिर उनको नाम बताना पड़ता है क्योंकि न्यायपालिका बड़ी है। और अब ईडी के सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को पेश होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या ये आपको याद आ गया होगा पूरा प्रसंग, तो क्या ये नहीं है कि जो सत्ता का वर्चस्व है वो मनुष्य जीवन का चरम सुख है, और जिसने सत्ता के सुख को देख लिया फिर उसे ऐसा लगता है कि कानून कुछ नहीं है, ये न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है, और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। बीजेपी को भी इससे दो चार होना पड़ा है, कांग्रेस को भी दो चार होना पड़ा है, लेकिन किसी ने सदास्यता दिखाते हुए बयान जारी नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई खूब होगी, लेकिन ऐसे किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये भारत की राजनीति में कोई कह ही नहीं रहा है। हाँ नहीं, देखिए ये तो है थोड़ी सी भारतीय राजनीति में वर्तमान में, और जहाँ तक बात ये इस मसले से जुड़े होने की है, तो आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ग्रसित है। वो अपने आप को सर्वोपरि मानने की स्थिति में है। कांग्रेस के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, ये उनकी अपनी बात है, नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उससे। लेकिन ये समस्या तो है कि इस परिवार के पास जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा है, सारी विषयों से ऊपर अपने आप को मान के चल रहा है। इस वजह से ये समस्या आ रही है। देखिए आपने ही जैसा अभी कहा, ये बिल्कुल फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है कि दिसंबर 2015 में श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों ही एजेएल मसले में जमानत पर है, आपराधिक केस में जमानत पर है। उसके बाद उसी मसले में जो पैसे का हेरा फेरी हुआ है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। तो प्रवर्तन निदेशालय को ये अधिकार है उसकी जांच करने का, वो कर रहा है। उसे एक सामान्य रूप में लेना चाहिए और इसको बहुत बड़ा कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। जितने सामान्य तरीके से उसको अगर कोई हेरा फेरी नहीं हुई है तो प्रवर्तन निदेशालय या कोई भी एजेंसी उसको साबित नहीं कर सकती, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा प्रदर्शन करके जाना कि हमको भुलाए कैसे, हम तो अबव ऑल हैं, ये प्रदर्शित करते हुए जाना ये बड़ा संकट का विषय है। अब जैसा आपने अपने बताया कि अभी श्रीमती गांधी को 21 तारीख को फिर से समन किया गया है, उनसे भी बुलाया जाएगा। अब देखिए कि ये केस ही पूरा ऐसा है कि जो सामान्य लोगों की समझ में नहीं है। इसमें जो काम किए गए हैं वो सामान्य लोगों की समझ में नहीं आते हैं, लेकिन बड़े कुछ ऐसे काम हैं कि जो बड़े अजीब हैं। अगर बहुत साधारण तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो 1938 में शुरू किए गए नेशनल हेराल्ड को, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था कई सारे लोगों के साथ मिल करके, वो कंपनी 3 तरह अखबार निकालती थी, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में और नेशनल हेराल्ड जो प्रमुख अखबार था अंग्रेजी में। वो अखबार कांग्रेस का मुख्य पत्र बना। उसने स्वतंत्रता के दिनों में जब लड़ाई चल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसने काफी काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आनंद त्रिपाठी जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी देखिए, ये असहजता संभव है क्योंकि
जिन द्वारों पर चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जहां पर हाजिरी बजाते रहे हों, उन्हें ही अब किसी दरवाजे पर पेश होना पड़ रहा है, तो ये बड़ी मुश्किल की एक घड़ी होती है, क्षण होता है, तो असहज होना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी एक स्वाभाविक है कि सत्ता आनी जानी है। नहीं, ठीक बात है, सत्ता आनी जानी है, इसीलिए आज गांधी परिवार सत्ता में नहीं है, कोई और लोग सत्ता में हैं। कभी ऐसा भी समय आएगा कि जो आज सत्ता में है वो लोग नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सत्ता का काम जो है, क्या वो सत्ता न करे इस वजह से कि कल उसे जाना पड़ेगा? वो तो करना पड़ेगा उसको ना, वो उसके काम में। जो सत्ता से संचालित एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी और कर रही हैं। उससे किसी को दुख पहुंचता है तो उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, बस ध्यान ये होना चाहिए कि उनको अपने काम में ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। बाकी अगर वो ईमानदार तरीके से अपना काम कर रही हैं तो अन्य किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। ठीक है, ये एक बहुत ही सामान्य नियम। रत्नेश जी, आप ये रैली नहीं निकाल सकते क्या? ईडी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं कह सकते क्या? देखिए, जब सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईडी समन करती थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईडी का समर्थन करते थे? नहीं, तो कोई तो स्वस्थ परंपरा निभाए। अरे सुनिए तो सर, बात तो कंप्लीट होने दीजिए, बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आ रहा हूँ विवेक जी, आ रहा हूँ, रत्नेश जी को बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, फिर ये बोलेंगे कि बोलने नहीं दिया, मौका नहीं दिया। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि हमारे नेता निर्दोष है, और हमारा नेता अगर निर्दोष है तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हो भाई? हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर हमारे नेता को किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हुए परेशान कराया जाएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात सुनिए, राजनीतिक विवेक जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, सवाल का जवाब लेने में। राजनीतिक लोकतंत्र में सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजनीतिक लोकतंत्र में लोग जिस कांग्रेस पार्टी को आज बताते हैं कि उसको शासन करना नहीं आता, उस कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की किडनी की बीमारी का इलाज करवाने के लिए, किडनी नहीं भाई, घुटने की, किडनी नहीं, घुटने की, किडनी की हुई थी सर, किडनी की सर्जरी हुई, ठीक है, किडनी की बीमारी थी, उसका इलाज करवाने के लिए उसको यूएसए भेजा। विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि आप, उनको पता था कि अटल जी काफी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो किसी से कहेंगे नहीं, इसलिए उनको प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना के भेजा और यूएसए में उसकी बीमारी का इलाज कराया। और आज की राजनीतिक स्थिति को देखिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीमार थी, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनको देखने तक नहीं गया। क्या यही राजनीतिक लोकतंत्र है? ये तो कह रहे हैं ना कि ये तो कह रहे हैं विपक्ष का इलाज करवाने के लिए ईडी बुला रहे हैं, हम ईडी में इसी इलाज के लिए तो बुला रहे हैं। ये कह रहे हैं हम तो इलाज ईडी से करवाएंगे विपक्ष का। देखिए हाँ, वो अगर वो इलाज परेशान करा के किया जा रहा है, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई जो विपक्ष है, कांग्रेस है, उसको अस्पताल के नहीं ईडी के इलाज की आवश्यकता है। विवेक जी, अब देखिए वो तो देखिए सत्ता में है, कह सकते हैं, उनका अधिकार है भाई। सरकार में है वो, जनता ने उनको अधिकार शासन करने की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, लेकिन एक समय ये भी याद रखिएगा कि अति मत करिए, सत्ता बदलती है। ठीक है, सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, अति सर्वत्र वर्जते। और आप ईडी में ही इलाज क्यों करवा रहे हैं कांग्रेस का? और भी कहीं करवा दीजिए। देखिए चंद्रशेखर, हमारे कांग्रेस के मित्र जो विषय उठा रहे हैं, पहले तो ऐसे व्यक्तिगत विषयों की चर्चा करने का स्टेज नहीं। राजनीतिक लोकतंत्र में व्यक्तिगत विषयों की चर्चा होनी चाहिए। अगर आप नेता पे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो उसका उदाहरण इतिहासों से दिया जाएगा, उसका उदाहरण इतिहासों से लेकर उसका साथ दिया जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र में आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। सत्ता में है इसका मतलब नहीं है। चलिए भाई, अब यहाँ तो मर्यादा न करें। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। गांधी के विदेश में पकड़े जाने और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा छुड़ाए जाने की चर्चा करूंगा, इनके पेट में दर्द हो जाएगा।
उसके बारे में आप बताइए ना कब किया, उसमें इनको बताइए ना कब खुलाया। अरे भाई सुन लीजिए, सुन अरे लीजिए, भाई हम तो वही पूछ रहे हैं ना, सुन लीजिए भाई, देखिए शांति रखिए रत्नेश जी, ये गलत बात है रत्नेश जी, नहीं रत्नेश जी गलत बात, आप सुन लीजिए भाई, पहले आपको मौका दे रहे हैं ना, सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। वो आपने कहा मैंने उनको रोका ना, बताइए ना विदेश में कब आपने कहा मैंने उनको रोका, आप बोले तो आप सुन लीजिए उनको, यही बात आप करेंगे तो बिल्कुल रोकूंगा। सुन लीजिए आप एक बार। आइए ना विवेक जी, जिस विषय को मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, को दिल्ली के सारे मीडिया जगत के लोगों को विषय मालूम है, और उस विषय से जिस तरह से इनकार कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इनको दर्द कितना ज्यादा हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे व्यक्तिगत विषयों की चर्चा का स्तर नहीं है। जो विषय आज है कि सोनिया गांधी को ईडी का सम्मान आया, उनके ऊपर आरोप है, उनको उन जांच का व्यक्तिगत रूप से सामना करना चाहिए। इसमें कांग्रेस द्वारा इतनी हाय तौबा मचाने की आवश्यकता क्या है? अब जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी निर्दोष हैं। अब आप देख लीजिए चंद्रशेखर जी कि इस बात से ये उस न्यायपालिका के विवेक पर प्रश्न लगा रहे हैं जिस न्यायपालिका ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी मान करके मुकदमा कायम किया, 400 जमानत पर हैं। अगर अदालत आपके ऊपर मुकदमा कायम करा रही है, इसका मतलब कि अदालत प्रथम दृष्टया ये मान रही है कि आप उस मामले में इन्वॉल्व हैं, आप दोषी हैं, तब अदालत ने मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। वहां से तो आप जमानत पे हैं और ईडी ने एक जांच के लिए बुला लिया तो आप छाती पीट रहे हैं। कांग्रेस का ये चरित्र देश की राजनीति के लिए उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपने नेताओं की मदद करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर भ्रष्टाचारियों के अपराधियों के साथ कांग्रेस खड़ी मिलेगी तो हम कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, अपराधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? उसको भी स्वीकार कर ले कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं रत्नेश जी जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिएगा, फिर मैं आनंद त्रिपाठी जी से सवाल करूंगा। चंद्रशेखर जी, इन्होंने पहली बात जो बोली कि व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, तो देखिए अगर इतिहास में हमारे नेताओं के द्वारा अच्छा किया गया है तो आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से हम उसे जनता तक पहुंचा सकते हैं और हमने उसको पहुंचाया। दूसरी बात, हम भी तो बता रहे उसके लिए हम लोग बता दीजिए, बता तो रहे हैं। अरे भैया आप बताइए ना कब छुड़वाया, किससे छुड़वाया? अपने प्रधानमंत्री काल में राहुल गांधी को छुड़वाया, पूरे देश की मीडिया से छुड़वाया, किससे छुड़वाया? अरे सुनिए, कहाँ से छुड़वाया, किससे छुड़वाया बताइए ना। राहुल गांधी को पूछे ना कहाँ पकड़े। अरे आरोप लगा रहे तो बताना, राहुल गांधी को पूछ के आइए ना। अरे भैया आरोप लगा रहे तो बताना आपको चाहिए ना। अरे भाई बता दीजिए ना, कहाँ से पकड़वाया था, कब पकड़वाया था, कब छुड़वाया था, बता दीजिए। अगले चलिए रत्नेश जी पहले पूछ लीजिए, पहले आप पूछ लीजिए किस आरोप में पकड़े गए, पूछ लीजिए। लेके आइएगा, जवाब कर लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। अगली बार राहुल गांधी के आइएगा, कैसे पकड़ेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाब सुन लीजिए ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, न्यायपालिका मुकदमा दर्ज कराए जाने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अपराधी हो गया, मुकदमे गलत भी साबित हो सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा, सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, भैया सुन लीजिए, बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा। अरे भैया छोड़ोगे तो, अरे जवाब दे रहा हूँ तो बैठे लग रही है क्या? जवाब दे रहा हूँ तो बैठे लग रही है क्या? चंद्रशेखर जी जब ये बोल रहे थे तो मैं इनके पास सुन रहा था ना। आप झूठ बोल रहे हैं, अदालत में आपको दोषी माना, अरे सुनेंगे तो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। चलिए रत्नेश जी, आनंद त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई सुनिए, जवाब सुनिए चंद्रशेखर जी, ऐसा नहीं चलेगा।
मतलब मैंने कहा कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे नहीं चलेगा, बताइए जरा। नहीं होता। देखिए, बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। मुकदमा कायम होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपराधी साबित हो जाए। ये मुकदमा पुलिस अरे यार, अदालत तो भाई रोक क्यों रहे हैं? शांति से सुन लीजिए, कह दीजिए अपनी बात को। कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? आप क्या नमस्कार कर रहे हैं? तो आप धमका क्यों रहे हैं भाई? अपने मौका है, जवाब दीजिए। चलिए आप बात कहिए अपनी, जवाब दीजिए अपना। दूसरी बात, मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते आप प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान हमसे शक्ति प्राप्त करता है और संविधान से न्यायपालिका शक्ति प्राप्त करती है। नागरिक से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, अगर किसी चीज पर गलत हुआ तो प्रशिक्षण उठाने का। आप मुझे कतई नहीं रोक सकते, ये मेरा संवैधानिक दायित्व और अधिकार है। थोड़ा सा संविधान पढ़ के आया करिए। तीसरी बात, इनके नेता कहते हैं अरे भाई सुन लीजिए रे भाई, विवेक जी आप भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने का अधिकार यही मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोल दीजिए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए फिर। तीसरी बात, अपराधियों और आतंकवादियों का समर्थन कौन करता है? उदयपुर में जो 2 लोग पकड़े गए, उनका किस पार्टी से संबंध था? इनका आईटी सेल जम्मू कश्मीर का जो। अरे कहाँ की बात है, आप कहाँ उसको जोड़ रहे हैं भाई? कहाँ उसको ले जा रहे हैं? ईडी की पेशी है, ईडी से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित उदाहरण दीजिए। अरे भाई, कौन बीजेपी का नेता है जो भ्रष्टाचार में बंद रहा है, उसका उदाहरण दीजिए। तमाम उदाहरण है। अरे भाई, तीसरा उदाहरण सुन लीजिए ना। हाँ। इनके विधायक उन्नाव के हुआ करते थे, एक लड़की का बलात्कार किया, उसको पूरे परिवार को मार दिया। उनके ऊपर मुकदमा कहाँ है? अरे कहाँ है कुलदीप सेंगर? कहाँ है कुलदीप सेंगर? कहाँ है बताइए जरा। चलिए ठीक है रत्नेश जी, विवेक जी, रत्नेश जी, चलिए शांति रखिए। अरे भाई सुनिए रत्नेश जी, आनंद त्रिपाठी जी, कहाँ का उदाहरण कहाँ दिया जा रहा है? भ्रष्टाचार को हत्या से जोड़ा जा रहा है, हत्या को बलात्कार से जोड़ा जा रहा है। राजनीति को समृद्ध होने का दौर नहीं है 21वीं शताब्दी में। ये राजनीतिक पार्टियों के लोगों की कला है। ये लोगों ने एक नई कला सीखी है इस नई सहस्त्राब्दी में। 21वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक दलों के लोगों ने ये नई कला सीखी है कि किसी को न बोलने दो, न किसी की सुनो, चाहे वो कोई से राजनीतिक दल हो। एक डिस्कोर्स, जो सीरियस डिस्कोर्स तो इनके आसपास नहीं बचा है। ये सब लोग सिर्फ शोर, नॉइज को अपना साधन बना लिया है। अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूंगा कि 1950 का, अभी संविधान की बड़ी बात हो रही थी, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में कार्य करने वाला राजनीति के क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को, संस्था को या किसी अन्य को कोई किसी तरह का कर्ज नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड अपने पैड पर अपनी कार्य समिति में निर्णय लेकर के 89.67 करोड़ रुपए का लोन दिया है एजीएल को। एजीएल को लोन किस कंपनी ने दिया था? कांग्रेस नाम की कंपनी ने। त्रिपाठी जी कैसे बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? एजीएल को कांग्रेस नाम की कंपनी ने लोन दिया? कांग्रेस पार्टी ने क्या? अरे एजीएल को किस पार्टी से लोन दिया था भाई? यंग इंडियन इंटर की कोई पार्टी थी क्या? वो कांग्रेस पार्टी है। यंग इंडियन इंटर क्या है भाई? त्रिशूल जी से पूछिए। धीरे बोल लीजिए, धीरे, आपसे तेज आवाज है, धीरे बोल लीजिए। इतना चिल्लाने से नहीं होगा कुछ भी। सब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सत्य को झुठला रहे हैं,
सत्य को झुठला रहे हैं आप। सुनाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसी मुझे बात इससे कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए भाई, कांग्रेस भाई सुन लीजिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की खुशामद मत करिए। एमएलसी और राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी त्रिपाठी जी, उनके पास बहुत सारे नेता है, नहीं मिलेगी। खुशामद मत करिए। आपकी कीमती सलाह करके सीट नहीं मिलने वाली। ठीक है भाई, आपके खिलाफ न बोलें। चंद्रशेखर जी देखिए, इनसे कहिए पर्सनल कमेंट ना करें, है ना। ठीक है, हम लोग इसके लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये प्रूवन फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी। अब आप सुन लीजिए भाई रत्नेश जी, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल भी। अरे भाई, सरकार की खुशामद करेंगे तो कोई ना कोई नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी। मैंने अरे व्यक्तिगत मैंने कहा था, इनका जो बोला आपने अभी, आप बोल रहे हैं। नेता को बताया कि भाई अपने नेता को जाके बताइएगा कि वास्तव जी कि राज्यसभा या एमएलसी का जुगाड़ हो सकता है। चलिए आप रुकिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, एक बार तो इनको जरा स्पष्ट बता दीजिए कि कांग्रेस ने निवेश किया कि नहीं किया। अरे मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनने को तैयार नहीं है। समस्या तो ये इस बात की। अरे चंद्रशेखर जी, मैंने जो पूछा था कि उनको यंग इंडिया लिमिटेड ने आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, शांति रख के सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए भाई, पहले आप सुन लीजिए। आनंद जी आप सुन लीजिए भाई। अरे हद हो गई यार, हद हो गई। आनंद त्रिपाठी जी आनंद त्रिपाठी जी, जरा स्पष्ट कर दीजिए। बहुत इसमें बुरा और भला की कोई बात नहीं है, जो तथ्य है उनको एक बार बता दीजिए। स्पष्ट आपका कार्यक्रम चल पाए तब स्पष्ट किया जाए। कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है तो कैसे स्पष्ट किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए, 89 करोड़ 67 लाख रुपए का लोन दिया है एजीएल को। ये बात पूरा देश और दुनिया जानती है। इसको इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि बोनस दिया जाएगा तब तो बात आगे बढ़ेगी। अरे आनंद जी, पढ़ के नहीं आए होंगे आप, आगे बोलिए, परेशान ना होइए। अरे परेशान होने की बात नहीं होती है। ये पढ़ के नहीं आए होंगे। ये कांग्रेस, ये मैंने यही तो कहा कि पढ़ के नहीं आया हूँ। अरे आप कितना पढ़ के आया, पहले इसका निर्धारण कर लीजिए। क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी वाले कितना पढ़ के आए इसका निर्धारण कर लीजिए। रत्नेश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। रत्नेश जी, मेरा सवाल आपसे है, सुन लीजिए सवाल, मेरा सवाल आपसे है। रत्नेश मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है, सुन लीजिए भाई। कांग्रेस ने लोन दिया या नहीं दिया? यंग इंडिया लिमिटेड ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोन नहीं दिया। अब बताइए, यंग इंडिया लिमिटेड जो है वाईसीएल है वो भी खत्म कर दिया। अरे भाई, एजीएल था, उसको यंग इंडिया लिमिटेड ने लोन दिया। एक कंपनी थी, उसको कंपनी ने लोन दिया। यंग इंडिया लिमिटेड में पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? भाई एक चीज बताइए, क्या नहीं राहुल गांधी की क्या कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है? क्या सोनिया गांधी की व्यक्तिगत, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, मैं किसको लोन दे रहा हूँ? क्या ये ईडी डिसाइड करेगी? क्या ये कोई राजनीतिक विश्लेषक डिसाइड करेगा या कोई मीडिया हाउस डिसाइड करेगा? आप आरोप कैसे लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लेटर हेड को मिस कर दिया? इतना बड़ा झूठ। क्या कांग्रेस पार्टी की है यंग इंडिया लिमिटेड? कैसे बातें करने लगते हैं लोग? अरे भाई, दो व्यक्ति है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी हूँ। मेरा कोई काम धंधा भी हो सकता है। आपकी भावनाएं निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए सम्माननीय है, लेकिन आप तथ्यों को नकार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, तथ्यों को कौन नकार? मैं कह रहा हूँ कि यंग इंडिया लिमिटेड आप अपने संगठन के लिए जो भावनाएं रखते हैं, निश्चित रूप से आप उनका सम्मान करें, लेकिन आप तथ्यों को नकार रहे हैं भाई। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? बताइए, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? झंडा उठाएं क्या किसी दल का? कमाल कर रहे हैं आप। गलत बोला जा रहा है तो उसको आप इंटरप्ट करेंगे ना। आप गलत बोल रहे हैं भाई, सरासर गलत बोल रहे हैं।
आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। अरे कैसे कह रहे हैं कि तथ्यों की जानकारी नहीं है? आप गलत बात कर रहे हैं और हाँ भरवा रहे हैं कि ये बोलिए। आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप निराधार बात कर रहे हैं, निराधार बात कर रहे हैं। पूरे देश को जानकारी है जिस चीज की। अरे आप वो लेटर है ला के दिखा दीजिए ना, जो कांग्रेस ने जारी किया था। कमाल कर रहे हैं आप। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है, सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कांग्रेस ने। और रत्नेश मिश्रा मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि बिल्कुल निराधार और जबरदस्ती ईडी ने केस लगा दिया है। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं रत्नेश जी का ज्ञानवर्धन कर दूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कांग्रेस ने पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। इसके बाद के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का ऋण चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडिया को सत्य में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। अब ये सारे प्रकरण सारे सोशल साइटों पे हैं। जिस तरह रत्नेश जी आनंद जी को सत्य रखने से रोक रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस पे भी जाए एक मुकदमा कर दें। सोशल साइटें अपने ऊपर जो ये सब लिख के बैठी है उसको सुधार करें। तो देखिए, सत्य को रोकने की जिस तरह से रत्नेश जी कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। डिबेट छोटी सी थी कि सोनिया गांधी जी को ईडी का सम्मान आया है, 21 तारीख को सोनिया जी को जाना चाहिए और बैठ करके ईमानदारी से अपनी बात वहां रखनी चाहिए। विषय इतनी सी बात का है। अब उतने से बात को आप लोगों को बात रखने से रोक रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आप हमसे उलझिए। एक जो राजनीतिक विश्लेषक जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है, उनकी भी निष्ठा, उनकी भी ईमानदारी को आप प्रश्न के दायरे में ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी डिबेट की गरिमा का स्तर बनाए रखना चाहिए। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, भाई मैं आऊंगा। रत्नेश जी मैं आऊंगा आपके पास। रत्नेश जी मैं आऊंगा आपके पास। सर समय लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूँ, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कमेंट लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। भाई आनंद त्रिपाठी जी कैसे न समझाए, बताइए। देश सब जानता है, देश सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का कितना दुरुपयोग कर रही है। रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा, आपका जवाब हो चुका है, आपका जवाब हो चुका है। आनंद त्रिपाठी जी बताइए, समझने को तैयार नहीं है। रत्नेश मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेस का कोई सरोकार उससे नहीं है किसी लोन से, तो कैसे समझाएं इनको? नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट समझाएगा ना। कोर्ट में मसला चल रहा है, हमारी आवाज रोक सकते हैं, आपकी आवाज रोक सकते हैं, माननीय न्यायालय और न्यायाधीशों की आवाज थोड़ी ना रोक सकते हैं। वो तो अपना काम करेंगे और कभी शोर मचा लें, वो अपना काम करेंगे और कर रहे हैं। उनकी आवाज थोड़ी ना रोक लेंगे। अभी सवाल ये है कि इस मसले में कांग्रेस फंस गई है, चाहे कांग्रेसमैन उसको माने या ना माने। कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई है, बहुत तगड़ी वाली गलतियां हुई हैं। आपको मैं याद दिला दूं, इतिहास है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये देश में सार्वभौमिक इतिहास है। 2002 में एजेएल के डायरेक्टर और चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, ठीक है, और उसी समय सेम टाइम वो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। और
वहां से उसी समय से कांग्रेस पार्टी एजीएल को लोन देना शुरू करती, जो 2009 तक जारी रहता है। और ये लोन अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें 1 रुपए का भी ब्याज नहीं है, किसी भी ब्याज का कोई परसेंट नहीं। उसके बाद यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक सिर्फ पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का उल्लंघन हो रहा था, यहाँ भी समस्या नहीं थी ज्यादा बड़ी। लेकिन जो ये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई 2010 में, इसका गठन किया गया। इसके गठन में 36% की शेयर होल्डर्स हो गए, 38% के शेयर होल्डर हो गए राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी। 12% के शेयर होल्डर हुए मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडीज जी। ये कंपनी, जहां से मामला सारा शुरू होता है, तो ये कंपनी 50 लाख रुपए दे करके यंग इंडिया एजीएल का अधिग्रहण कर लेती है। और शर्तों में ये शामिल होता है कि एजीएल की सारी परिसंपत्तियां जो कुछ भी हैं वो अब यंग इंडिया लिमिटेड की हुई, और यंग एजीएल की सारी जिम्मेदारियां जो लोन वगैरह हैं वो यंग इंडिया लिमिटेड का हुआ। ऊपर से देखने में बड़ी अच्छी डील आती है कि संपत्ति भी हो गई और उनके लायबिलिटीज भी ले लिया यंग इंडिया लिमिटेड ने। लेकिन थोड़े दिन बाद ही, हफ्ते और 10 दिन के बीच बाद ही, कांग्रेस पार्टी ने जो 89.67 करोड़ रुपए का लोन एजीएल को दे रखा था वो अब माफ कर देती है। अब यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड के सिर से जो 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी वो हट गई। और माफ करने वाला कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है? आप ये देखिए, यंग इंडिया लिमिटेड में 38% के शेयर होल्डर श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी हैं, और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष भी श्रीमती सोनिया गांधी है। मोतीलाल वोरा जो 12% के शेयर होल्डर है वो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, जो लोग मिलकर के निर्णय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अनसिक्योर्ड लोन दिया था वो माफ कर देती है एजीएल पर, जबकि एजीएल का के लोन और परिसंपत्तियों का अब हस्तांतरण उस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास हो गया। फिर माफ करने की क्या आवश्यकता थी? माफ करने के पीछे मंशा यही थी कि अब जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो एजीएल की परिसंपत्तियों का हिसाब किताब रखेगी, उसका नफा नुकसान उठाएगी, उसका फायदा लेगी, उसके हिस्से ये 90 करोड़ का लोन न जाए, वो माफ कर दिया गया। उसके बाद 2012 में यंग इंडिया एजीएल की जो एक 7 मंजिला की इमारत दिल्ली में है, उसकी 2 मंजिला की इमारत विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट डिपार्टमेंट को किराए पर उठा दिया जाता है, जिसका उद्घाटन, उस ऑफिस का उद्घाटन एस.एन. कृष्णा जो विदेश मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने किया। उस किराए को कौन यूज कर रहा है? किसके पास वो किराया जा रहा है? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास ही तो जा रहा है। कांग्रेस में ये कहते हैं कि वो उसका कोई लाभ नहीं है, ले रहे हैं, तो वो लाभ जो किराया जो उठ रहा है, यही नहीं, बॉम्बे की बिल्डिंग किराए पर है, लखनऊ की बिल्डिंग किराए पर है, उसके जो किराए आ रहे हैं उसका उपयोग कौन कर रहा है? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने ये कोर्ट में ये जाकर के अपनी बात रखी है कि जब यंग एजीएल के शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा था यंग इंडिया लिमिटेड में, तो जो जिंदा शेयर होल्डर थे उनसे किसी से बात नहीं की। ये शांति भूषण जी के पिताजी के पास शेयर था, उनको ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने ये बात कही। 5,000 से ज्यादा शेयर होल्डर, किसी का कोई एनओसी नहीं ली गई, कोई एनओसी नहीं थी। 9 करोड़ शेयर ट्रांसफर कर दिए गए 10 रुपए के, 99%। और कांग्रेसमैन कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे ठीक है, आप कहते रहिए कुछ नहीं हुआ, जो अदालतें तय कर लेंगी। अब ये मामला आपराधिक मामला चल रहा है, तय कर लेंगे अदालतें, क्योंकि उसी में पूछताछ कर रही है। हमारी जुबान बंद कर लेंगे, किसी पार्टी के लोग चंद्रशेखर त्रिशूल की जुबान बंद कर लेंगे, एएनबी न्यूज की जुबान बंद कर लेंगे, पूरी दुनिया की जुबान नहीं बंद, अदालतों की जुबान नहीं बंद कर पाएंगे। चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम तो बराबर सवाल उठाते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सवाल बराबर उठाते रहेंगे। ये जो तरीका इन लोगों ने अपना रखा है, इस तरीके से कोई बात नहीं बनने वाली है, ठीक है? तो लेकिन ये जो बातें हैं, विवेक जी, देखिए चंद्रशेखर जी, अभी राजीव जी ने जितना तरीके से इस विषय को रखा, अब रत्नेश जी की आवाज इस पे नहीं निकल रही है। इसी कारण है कि गांधी परिवार, भैया
भैया रत्नेश जी, रत्नेश जी आपने शांति से सुना, सुन लीजिए, साधुवाद आपको, सुन लीजिए भाई, सुन आपने लीजिए, बहुत शांति से सुना, साधुवाद है आपको। मत करिए, अपना पक्ष रखिए। चंद्रशेखर जी, गांधी परिवार इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद को नहीं त्यागना चाहता कि इतने गोरख धंधे इन लोगों ने वहां फैला रखे हैं कि अगर वहां से हटेंगे तो कांग्रेस के उस फंड का क्या होगा। और जिस तरह से फंड को इधर उधर घुमाने का पूरा खेल, जैसे राजीव जी ने भी बताया, इधर पूर्वांचल के गांवों में एक कहावत कही जाती है, अंगड़ा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा ने कंपनी दर कंपनी और जिस कांग्रेस के पैसे को, जो टैक्स पेयर की टैक्स फ्री वाला पैसा था, उसको घुमाया है, वो सारा खेल राजीव जी ने बहुत कायदे से बताया। ये कांग्रेस का चरित्र है। ईडी ने सम्मान किया है, उनको जाकर के अपना जवाब देना चाहिए। ईडी जरूरत समझे कि उनको गिरफ्तार करेगी, जरूरत समझे कि उनको फिर बुलाएगी। संवैधानिक संस्थाओं की मान मर्यादा के इनको ध्यान रखना, तो उनका सम्मान करना चाहिए। अरे अदालत से जमानत में माँ बेटा है ही है, एक जगह और जवाब देने चले जाएंगे तो काहे को कितनी हाथ क्यों कर रहे भाई, वहां भी जवाब दे आइए जा करके। रत्नेश जी अब दीजिए जवाब आप दोनों। आपने त्रिपाठी जी को सुन लिया, विवेक जी को सुन लिया। आप इस बात को निश्चित करेंगे कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। भाई देखिए, सुनिए आप एक बात, ये आप शर्तें तय मत कीजिए यहाँ बैठ के, मैं आपको कह रहा हूँ जवाब दीजिए, आप शर्तें तय मत कीजिए। मैंने जो गलत तथ्यों का नहीं, ये मैं ना, मैं ये बीजेपी की बात, ये ना बीजेपी के अगर प्रवक्ता कहेंगे उनकी बात ये मानने को तैयार। आप अपना जवाब दीजिए, कोई बीच में ना बोले, आप जवाब दीजिए अपना। ठीक है। देखिए, त्रिपाठी जी ने बहुत तरीके से कहानी बताई। एक चीज मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सुभाष चंद्रा जी की जो जी न्यूज कंपनी है या जी के नाम से जो उनका इंडस्ट्री है, उसका जो पैसा आता है, उसका जो किराया आता होगा, तो उसको सुभाष चंद्रा जी। भाई कहाँ सवाल पूछ रहे हैं आप, कहाँ सवाल पूछ रहे हैं भाई चंद्रशेखर जी? कहाँ सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब देना है, क्या जवाब दे रहे हैं आप? अरे भाई सवाल कहाँ, आपसे पूछा कहाँ है, जवाब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल उदाहरण दूंगा। कांग्रेस हो चाहिए, अरे बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं कंपनी का नाम ले, आपको दिक्कत हो रही है। मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रही है। आप बताए रत्नेश जी, भाई रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी सुन तो लीजिए भाई। अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए रत्नेश जी। कांग्रेस का जो विरोध है ना, वो सही दिशा में नहीं है और इसीलिए कांग्रेस को कहना पड़ रहा है। भाई सुन तो लीजिए जवाब। आप निर्धारित करेंगे, नहीं अगर चर्चा को मैं निर्धारित नहीं कर सकता तो इसको आप करेंगे, होगा। सुन तो लीजिए, आप फिर जवाब देना। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपनी अपनी गा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। पूरा देश आपको भी नहीं सुन रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? पूरा देश नकार रहा है। खुद कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं। अरे भाई जो सरकार में रहे, जिन्होंने गद्दारी की, गद्दारों की बात को माने। अशोक गहलोत गद्दार हैं क्या? अशोक गहलोत गद्दार हैं क्या? मंत्री बनाया, गद्दार, बिल्कुल गद्दार है। अशोक गहलोत गद्दार हैं? अशोक गहलोत गद्दार हैं? अशोक गहलोत गद्दार हैं क्या? अशोक गहलोत के बारे में कह रहे हैं आप? अशोक गहलोत के बारे में कह रहे हैं आप?
अशोक गहलोत ने ये कहा, सुन रहे हैं आप, कि पूरे देश ने नकार दिया है हमें। अच्छा, नकारे जाने के बाद तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गजब का भाई, मतलब देश ने नकार भी दिया तो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। उनके बयान मुख्यमंत्री कहते हो, सुन तो लीजिए आप। चलिए सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नेश जी, अब आप देखिए कि आप अशोक गहलोत को गद्दार कह रहे हैं, बताइए क्या मैं बोलूँ आपको? अरे क्या बोलूँ आपको? मैं आपको जवाब तो दे दूं। अरे मैंने आपने पूरा सुना ही नहीं। उन्होंने क्या कहा सुना आपने? पूरा सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? आप सुन तो लीजिए भाई, उनके आपका पूरा वाक्य सुन लीजिए, पूरा वाक्य सुन लीजिए। अशोक गहलोत ने क्या कहा, पूरा वाक्य सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए क्या कहा। अशोक गहलोत ने ये कहा, अशोक गहलोत ने ये कहा कि कांग्रेस को नकार दिया है देश ने और अब कांग्रेस को लोगों से जुड़ना होगा, ये कहा। आप कह रहे हैं गद्दार हैं। मैं सिर्फ वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस को लोगों ने नकार भी दिया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी है। मतलब जिस पार्टी को नकार दिया हो उस पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हो? तो अशोक गहलोत गलत है क्या? अरे बिल्कुल गलत है। तो पार्टी निकाल क्यों नहीं दे रही है उनको? अरे भाई, हम देखिए पार्टी क्यों निकाल दे उनको? उनको जनता ने चुनकर भेजा है, विधानमंडल दल के नेता है। कोई तानाशाही थोड़ी ना चल रही कि तो मोदी जी को पसंद नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। अच्छा, थोड़ी ना चला तानाशाही, थोड़ी ना। लेकिन आपकी नजर में सही नहीं है। आप सुनिए चंद्रशेखर जी, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी खबर कराई जिसमें आपने किसी का नाम बताया, वो योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए। मतलब कि अब वो सरकार के एक पद पर है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे होंगे तभी उस पद पर बैठे। अरे भाई, आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, रत्नेश मिश्रा जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों को धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस उस सच को मानने को तैयार नहीं है जो सच सबके सामने है। अब ऐसे में ईडी की पेशी के बाद क्या होगा ये कांग्रेस बेहतर जानती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।